मान लीजिए कि हम एक बिल्ली को किसी ऊंचाई से इस प्रकार से नीचे फेंक देते हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि यह बिल्ली कितनी चाल से नीचे जमीन से टकराती है। और चिंता मत कीजिए, यह बस यहाँ पर एक खिलौना है, तो जरा सोचिए कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो इसे करने का एक तरीका तो हो सकता है कि हम यहाँ पर बलों और त्वरणों के बारे में सोचें, लेकिन इस तरीके में हमें काफी समय लग जाएगा क्योंकि यह बिल्ली यहाँ पर वक्रीय पथ में गति कर रही है। तो इस सवाल को ज्यादा तेजी से करने के लिए हमें यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ही किया जा सकता है। यानी हम ऊर्जा को बना भी नहीं सकते हैं और न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, बस हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ही कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण रूप में हम वापस से यह बिल्ली लेते हैं और अब की बार हम इसे किसी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि इसकी ऊर्जा के साथ क्या होगा। तो प्रारंभ में तो देखिए इस बिल्ली की चाल शून्य है, यानी इसके पास कोई भी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो अगर हम गतिज ऊर्जा मीटर में देखते हैं तो गतिज ऊर्जा मीटर अभी 0 दर्शाएगा, लेकिन क्योंकि यह बिल्ली इस स्थिति में जमीन से किसी ऊंचाई पर है तो इसकी वजह से इसके पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मान लीजिए कि यह स्थितिज ऊर्जा मीटर है और यह अभी पूर्ण रीडिंग दर्शा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि जब यह बिल्ली नीचे गिरती है तब इन ऊर्जाओं का क्या होता है। तो मान लीजिए कि यह बिल्ली नीचे गिरकर यहां कहीं इस बिंदु पर आ जाती है, तो अब इस बिल्ली के पास चाल होगी यानी कि स्पीड होगी और इसकी वजह से अब इसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी। पहले इसकी गतिज ऊर्जा 0 थी, लेकिन अब इसने कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ली है। तो जरा सोचिए कि यह गतिज ऊर्जा कहां से आई है। क्या यहां पर गतिज ऊर्जा का निर्माण हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, यह गतिज ऊर्जा निर्मित नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिए, भले ही इस बिल्ली की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यह बिल्ली पहले की तुलना में अब जमीन के थोड़ा पास आ गई है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस बिल्ली की थोड़ी सी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले तो गतिज ऊर्जा 0 थी, लेकिन अब कुछ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस बिल्ली के पास गतिज ऊर्जा यहां से आती है और यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे चलती जाएगी। जैसे जैसे यह बिल्ली नीचे गिरती जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। और जब यह बिल्ली जमीन से टकराने वाली होगी तो इस स्थिति में इसके पास अधिकतम चाल होगी और यहां पर इसकी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी और इस स्थिति में यह अपनी सारी स्थितिज ऊर्जा खो चुकी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बिल्ली की जमीन से ऊंचाई अब 0 हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि इसकी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी है। तो देखिए, यह पूरी स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी है। और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह बिल्ली नीचे गिर रही है तब इसकी कुल ऊर्जा तो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कुल ऊर्जा तो यहां पर संरक्षित ही रहती है, बस ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही हैं। अब इससे पहले कि हम इस विषय में बात करें कि बिल्ली के जमीन से टकराने के बाद क्या होता है, चलिए हम यह देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो रही है। तो यह करने के लिए चलिए यहाँ पर इस बिल्ली की ये अतिरिक्त स्थितियां हटा लेते हैं और केवल 2 ही स्थितियों पर यहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस बिल्ली की जमीन से जो ऊंचाई है वह h1 है और थोड़े समय बाद इस स्थिति में इस बिल्ली की जमीन से ऊंचाई h2 है। तो अब हम यह जांच करना चाहते हैं कि इस स्थिति में बिल्ली की जो कुल ऊर्जा है वह इस स्थिति में बिल्ली की कुल ऊर्जा के बराबर है। तो जरा सोचिए कि यह हम कैसे करेंगे। तो यह करने के लिए हम यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में सोच सकते हैं, जिससे हम ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बात कर पाएंगे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया जो कुल कार्य होता है या जिसे हम नेट कार्य कह सकते हैं, वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए, K1 तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और K2 अंतिम गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो हमारे इस उदाहरण में K1 0 के बराबर होगा, लेकिन हम इसे एक बार K1 ही कह रहे हैं। जरा सोचिए कि यह समीकरण क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यह समीकरण हमें बता रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कुल कार्य होता है वह हमें बताता है कि उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा जुड़ रही है या कितनी गतिज ऊर्जा हट रही है। और आपको बता दूं कि हम इस समीकरण के बारे में पहले की एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका नाम था कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो एक बार वह वीडियो आप जरूर से वापस जाकर देखिए। तो चलिए अब यहाँ पर इस बिल्ली पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। जरा सोचिए कि इस बिल्ली पर कितने बल लग रहे हैं। तो इस बिल्ली पर केवल एक ही बल लग रहा है, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि जब चीजें इस प्रकार से नीचे गिर रही होती हैं तब उन पर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, लेकिन हम उस बल को यहाँ पर नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत ही छोटा बल होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है, तो यह कार्य भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। और इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसे हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल गुणा इस बल के द्वारा जो पिंड का विस्थापन हो रहा है वह हम लिखेंगे। तो अब जरा सोचिए कि इस बिल्ली पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। वह इस बिल्ली के भार के बराबर ही आएगा, यानी यह m गुणा g आएगा और गुणा इस बिल्ली का विस्थापन है। अब देखिए, बिल्ली यहां से लेकर यहां तक विस्थापित हुई है, यानी यह बिल्ली का विस्थापन होगा
और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह बस इन दोनों ऊंचाइयों का अंतर है, यानी कि यह विस्थापन H1 माइनस H2 आएगा। तो इसे भी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यह कुल किया गया कार्य है और यह K2 माइनस K1 के बराबर है। अब चलिए कोष्टकों के अंदर हम इस mg को गुणा कर लेते हैं। हमें मिलेगा mg H1 माइनस mg H2 बराबर K2 माइनस K1। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह तो देखिए ऊंचाई H1 होने पर इस बिल्ली की स्थितिज ऊर्जा है और यह ऊंचाई H2 होने पर इस बिल्ली की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जाएं और गतिज ऊर्जाएं लेकर आ गए हैं। अब जिस तरह से गतिज ऊर्जा के लिए हम प्रतीक चिन्ह के रूप में K का उपयोग करते हैं, तो चलिए स्थितिज ऊर्जाओं को हम U के रूप में दर्शा लेते हैं। यानी यह आएगी U1 माइनस यह स्थितिज ऊर्जा है U2 और बराबर है K2 माइनस K1। अब अगर हम इस समीकरण को थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2। और ध्यान दीजिए यह समीकरण हमें क्या बता रहा है, यह समीकरण कह रहा है कि इस बिल्ली की प्रारंभिक स्थिति में जो कुल ऊर्जा है, यानी कि जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा वह प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का योग है, वह इस स्थिति में इस बिल्ली की कुल ऊर्जा के बराबर है। और अब आप भी सहमत होंगे, अगर मैं इस H2 को यहां पर लेकर आ जाता हूं, यानी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि इस बिल्ली की दूसरी स्थिति कहां पर है, जो कुल ऊर्जा है वह तो समान ही रहेगी, यानी कि अभी भी यहां पर ये सभी समीकरण मान्य होने वाले हैं। अब चलिए आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। मान लीजिए कि हम इस बिल्ली को यहां पर सीधा ही गिराने की बजाय इसे कुछ इस प्रकार से गिराते हैं कि यह वक्रीय पथ में गति करती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में भी यह समीकरण मान्य होगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह बस ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, जो कि अभी भी यहां पर H1 माइनस H2 ही है। तो हम कहेंगे कि अभी भी यह समीकरण मान्य है। यानी जब इस प्रकार की एक जटिल तरह की गति हो रही है तब भी यहां पर जो कुल ऊर्जा है वह इस स्थिति में कुल ऊर्जा के बराबर आ रही है। यानी इसका उपयोग हम हमारे वास्तविक सवाल को हल करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इसे बलों और त्वरणों के पदों में सोचना कठिन हो, लेकिन अगर हम इसे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के पदों में सोचते हैं तो इसे हल करना काफी सरल हो जाएगा। इसके बारे में और ज्यादा हम एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर यह कुल ऊर्जा समान ही रह रही है तो हम इसे एक नाम दे देते हैं। तो देखिए यह जो कुल ऊर्जा है यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है, इसे हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अगर किसी पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा होता है तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि वह पिंड कौन से पथ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। इस पिंड की जो कुल ऊर्जा है यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वह समान ही रहने वाली है। अब तुरंत ही हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या हो अगर इस पिंड पर अन्य कोई बल भी लग रहे हों, क्या उनके लिए भी यांत्रिक ऊर्जा समान आएगी? चलिए इसे देखते हैं। तो अगर हम हमारे प्रारंभिक बिल्ली वाले प्रयोग पर चलते हैं तो जरा सोचिए क्या होगा जब यह बिल्ली इस जमीन से टकरा जाती है। तो देखिए जब यह बिल्ली जमीन से टकरा जाती है तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वह तो पहले से ही जीरो थी, लेकिन जमीन से टकराने के बाद इसकी जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है वह भी जीरो हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कहां पर चली गई है, कहां पर यह गायब हो गई है। हमें यह तो पता है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता है और साथ ही साथ नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो आखिरकार इस बिल्ली की गतिज ऊर्जा कहां पर जा रही है? तो हम देख पाएंगे कि जिस जगह यह बिल्ली गिरती है वह जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है। और हम जानते हैं कि ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यह गतिज ऊर्जा असल में यहाँ नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि यह गतिज ऊर्जा यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो जमीन से गिरने के बाद इस बिल्ली की यांत्रिक ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, बल्कि वह यांत्रिक ऊर्जा इसकी ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या इस बिल्ली के गिरने के बाद हमें यह जगह गर्म मिलेगी? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह जो ऊष्मीय ऊर्जा है यह सभी जगह वितरित हो जाएगी। लेकिन अवश्य रूप से यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी यह नष्ट नहीं हुई है, यह ऊष्मीय ऊर्जा है, लेकिन यह सभी जगह वितरित हो गई है। तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि यह कहां पर है। अब आइए इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि असल में यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहां से आती है। तो अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं तो इस बिल्ली ने यहाँ पर छलांग लगाई थी और इसी से इसे यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपको बता दूं कि छलांग लगाने से पहले इस बिल्ली के पास न तो गतिज ऊर्जा थी और न ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, यह बस यहाँ विराम अवस्था में थी। तो आखिरकार यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसे कैसे मिलती है? अब देखिए छलांग लगाने के लिए जरूरी है कि हम हमारी मांसपेशियों को गति करवाएं और इसके लिए हमें किसी प्रकार का कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास किसी प्रकार की ऊर्जा हो और यह ऊर्जा सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है। इस ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी कहते हैं और इसकी मदद से हम विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस बिल्ली ने यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके छलांग लगाई है और इसी से इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बिल्ली के छलांग लगाने के बाद इसकी जो यह रासायनिक ऊर्जा है यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और यहीं से हमें यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मिलती है। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि इस बिल्ली के पास आखिरकार यह रासायनिक ऊर्जा कहां से आती है। तो अगर हम थोड़े पहले की बात करते हैं
तो इस बिल्ली ने यहाँ पर नाश्ते में यह सेब खाया था। तो अब हमें यह एहसास होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा असल में इस सेब के अंदर थी, यानी रासायनिक ऊर्जा तो इस सेब के अंदर थी और इस सेब को खाकर बिल्ली के पास वह रासायनिक ऊर्जा आ गई है। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि आखिरकार इस सेब के पास यह रासायनिक ऊर्जा कहां से आई है। तो इस सेब के पास यह रासायनिक ऊर्जा इस सेब के पेड़ से आती है, यानी इस सेब के पेड़ के पास यह रासायनिक ऊर्जा थी और इसने यह सेब के अंदर डाल दी। अब आप यह भी सोच सकते हैं कि आखिरकार सेब के पेड़ के पास यह रासायनिक ऊर्जा कहां से आती है। तो आपको पता होगा कि इसके पास यह रासायनिक ऊर्जा सूर्य यानी कि सन से आती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रक्रिया से परिचित होंगे जिसे हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पेड़ यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो यह रासायनिक ऊर्जा असल में प्रकाश ऊर्जा से आ रही है। अब आप यह सोच सकते हैं कि आखिरकार यह प्रकाश ऊर्जा कहां से आती है। तो हम जानते हैं कि यह प्रकाश ऊर्जा सूर्य से आती है। अब क्या यह ऊर्जा सूर्य उत्पन्न करता है? जी नहीं। देखिए, यह समझने में हमें थोड़ा समय जरूर लग गया, लेकिन हम यह जानते हैं आज के समय कि यह ऊर्जा परमाणुओं से आती है, यानी कि एटम्स से आती है। आपने यह जरूर सुना होगा कि सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है और उन चीजों में यह सूर्य भी आता है। तो प्रारंभ में यह ऊर्जा परमाणुओं के अंदर उपस्थित थी और सूर्य तो बस इस ऊर्जा को परमाणुओं से प्रकाश में रूपांतरित कर रहा है। आप इस सब के बारे में और ज्यादा तब जानेंगे जब आप नाभिकीय भौतिक विज्ञान यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। अब आप यह सोच सकते हैं कि यह ऊर्जा असल में परमाणु के अंदर कहां से आती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में चीजें काफी जटिल हो जाती हैं, यानी हमें एकदम अच्छी तरह से यह पता नहीं है कि यह ऊर्जा परमाणु के अंदर कहां से आती है। हालांकि इस संबंध में बहुत सारी अवधारणाएं जरूर हैं, लेकिन वे अवधारणाएं हमें बिग बैंग तक ले जाती है और उस सब के बारे में हम अभी नहीं सोचने वाले हैं। तो अगर हम अभी के लिए उतना पीछे नहीं जाते हैं और केवल इतना समझ लेते हैं कि इस दुनिया में सारी ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो हमारा काम बन जाएगा। और आपको बता दूं कि यही कारण है कि हमें ऊर्जा इतनी पसंद है, क्योंकि हालांकि इस प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। हालांकि यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, एक पिंड से दूसरे पिंड में जा सकती है, लेकिन ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी नष्ट होती है। और इसी चीज के उपयोग से हम ऊर्जा का पता भी लगाते हैं और यही चीज हमें सवाल करने में मदद भी करती है। तो अब अगर हम सारांश रूप में बात करें कि हमने इस वीडियो में क्या देखा है, तो देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी कि जब भी बिल्लियां या वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती हैं, तब इनकी जो कुल ऊर्जा है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, यह जो कुल मान है, यह हमेशा समान ही रहता है। यह चीज हमेशा मान्य रहती है। इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि यह बिल्ली यहाँ पर सीधा ही नीचे गिर रही है या इस प्रकार से वक्रीय पथ में गति कर रही है या यह बिल्ली ऊपर की ओर जा रही है। इस बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समीकरण तो हमेशा ही मान्य होता है। यह कुल ऊर्जा तो हमेशा समान ही रहती है और इसे हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस बिल्ली की मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है जब यह नीचे गिर रही होती है। हालांकि अगर इस बिल्ली पर कोई दूसरे बल लग रहे हों, जैसे कि अगर यह बिल्ली जमीन से टकराती है, तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा के अन्य रूप में रूपांतरित हो जाए, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या इत्यादि। तो हमने इस वीडियो में यही सीखा कि भले कुछ भी हो जाए, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ही किया जा सकता है। और यही चीज हमें ऊर्जा के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है।